नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई4 एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, जिसको सॉल्व करके आप अपनी तैयारी जो वर्ग 3 की कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपके जो कोई भी क्वेश्चंस रह जाते हैं नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में वन नीति सर्वप्रथम कब बनाई गई थी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वन नीति। जी दोस्तों, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बा 1894। जी हाँ दोस्तों, 1894 में वन नीति बनाई गई थी। इसमें वनों के लिए बहुत ही नियम कानून बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बा वन नीति। सुपर टेट के लिए ऐसे क्वेश्चंस पर्यावरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो भारत वन नीति है 1894 1894 में बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन नीति का उद्देश्य वो क्या होता है? ये जो वन नीति 1894 में बनाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वनों का संरक्षण करना होता है, राजस्व की प्राप्ति करना होता है, आवास दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं, जब भी ऐसे प्रश्न आएगा कि उद्देश्य क्या है और जो उद्देश्य उससे संबंधित होते हैं, तो वही इसका जवाब होता है। तो इसका जो जवाब है और वा सा, अर्थात सा, क्योंकि वनों का संरक्षण और राजस्व की प्राप्ति वन नीति का उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना देश के कितने राज्यों में कार्यरत है? जो वन अग्नि नियंत्रण परियोजना है वो देश के कितने राज्यों में कार्यरत है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बा, अर्थात 10 राज्यों में ये कार्यरत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति क्या है? जो विश्व है, वर्ल्ड है, उसकी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति वो क्या है? तो इसका जो जवाब है वो है आयुर्वेद, क्योंकि पहले के समय में आयुर्वेद के द्वारा ही जो चिकित्सा है वो की जाती है, इलाज है वो आयुर्वेदिक के माध्यम से ही किया जाता था। ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन था, आप समझकर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सदियों से भारत अपने घर आंगन में निम्न पौधे लगाते हैं। देखिए, आपको पता है कि भारत जो है वो सदियों से, अर्थात प्राचीन समाज से ही घर में कौन से पौधे लगाता है? अदरक का लगाता है, तुलसी का लगाता है, अजवाइन का लगाता है, इनमें से ये सभी। तो आप इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब सबको पता है, इसका जवाब है तुलसी। जो सदियों से भारतीय हैं वो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है वो है जीवाश्म ईंधन। जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म ईंधन है, इसका उपयोग सबसे अधिक परंपरागत स्रोतों के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? देखिए, अभी परंपरागत पूछा था, अब उन्होंने गैर परंपरागत पूछा है। तो इसका जवाब है तापीय ऊर्जा। जो तापीय ऊर्जा है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आपको और भी कोई डाउट हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग से डाउट की वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस की जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते अगले कार्य की प्रश्न की ओर। किसी कार्य को सफल बनाने के लिए किस बात की आवश्यकता पड़ती है? कितना अच्छा प्रश्न है। अगर आपको किसी कार्य को सफल करना है, आपको वर्ग 3 में नियुक्ति पाना है, तो आपको किस बात की आवश्यकता है? भावना की ज़रूरत है, दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, समर्पण की ज़रूरत है, या बा और साथ दोनों की ज़रूरत है? तो आप बताइए किसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है? तो जैसा कि आपको पता है, इसके लिए जो आवश्यकता है वो आपको है किसकी, बताइए? बा और सा, क्योंकि दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता है और समर्पण की। आपको पूरे दृढ़ संकल्प और समर्पण से किसी कार्य को करना पड़ेगा, तभी उस कार्य में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीमक के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों पर जरूर ध्यान देना है। दीमक के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो जो दीमक के द्वारा बनाया जाता है, देखिए इस प्रश्न को देखें, मकान तो मनुष्य बनाता है, जाला मकड़ी बनाती है, बिल है वो चूहे वगैरह बनाते हैं, तो दीमक के द्वारा बॉम्ब भी बनाई जाती है। आप इस प्रश्न को याद रखना, इसका जवाब है बॉम्ब भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवजात शिशु को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो नवजात शिशु होता है उससे प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का जवाब है वो है आपके लिए 500 कैलोरी, अर्थात ऑप्शन नंबर आ। नवजात शिशु को प्रतिदिन 500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ग्लूकोज और चीनी एक सरलतम रूप है। जो ग्लूकोज और चीनी सरलतम रूप है कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का जो सूत्र होता है वो उसी सूत्र के में ग्लूकोज और चीनी का वो सरल रूप है कार्बोहाइड्रेट। सतही जल कहा जाता है। सतही जल किसको कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जल सतह पर पाया जाता है उसको सतही जल कहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो सतही जल कहा जाता है, देखिए,
4 फीट तक के जल को, 2 फीट तक के जल को, 3 फीट तक के जल को। देखिए ऐसा कोई अनुमान नहीं है, सतही जल केवल सतह पर ही होता है, इसलिए इसमें से इसके कोई भी आंसर नहीं होंगे। इसका जो करेक्ट जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, सतही जल केवल सतह पर ही होता है। पेस्टिसाइड कीटनाशी के उपयोग से जल में कमी हो जाती है। जो पेस्टिसाइड कीटनाशी है उसके हम प्रयोग करें तो उससे जल में क्या कमी हो जाती है, तो उससे जल में ऑक्सीजन अर्थात O2 की कमी हो जाती है, इसलिए इसका जवाब है O2 अर्थात ऑप्शन नंबर आ। प्रदूषित जल से मानव को बीमारी होती है। देखिए अगर आप प्रदूषित जल पीते हैं तो उससे आपको क्या बीमारी होगी, ये मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको प्रश्न आना चाहिए कि प्रदूषित जल पीने से आपको क्या बीमारी हो सकती है। आपको टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पीलिया, ये तीनों जो बीमारियाँ हैं प्रदूषित जल से होती हैं, इसलिए इसका जवाब है उपरोक्त सभी अर्थात ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा जल को भूमि के अंदर संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो पानी है वो बरस रहा है, उसको आप भूमि के अंदर संरक्षित करेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये NCERT की बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक आकारनुमा मकान होता है जिसमें जो बारिश का पानी होता है वो बरस कर नीचे एक विशेष विधि द्वारा भूमि के अंदर संग्रहित कर दिया जाता है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदियों की दिशा परिवर्तित कर दोनों ओर कुएं बनाने की विधि को तमिलनाडु में कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। नदियों के दिशा के परिवर्तित कर, नदियों की जो दिशा है उसको परिवर्तित कर दोनों ओर कुएं बनाने की विधि को तमिलनाडु में क्या कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बुक्स में लिया गया, इसको बोलते हैं टेप्पाकुलम। आप इस प्रश्न को जरूर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए। टेप्पाकुलम इस विधि को तमिलनाडु में कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए अभी प्रश्न आया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो इसका उद्देश्य क्या है। भूमिगत जल के गुणों में सुधार करना, जल संग्रहण करना, भूमि कारण व अति जल प्रभाव को रोकना या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो तीनों जो आवासा जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उद्देश्य, इसी उद्देश्य से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, जिससे कि जो भूमिगत जल है वो उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो, जल का संग्रहण हो और भूमि कारण या अति जल प्रवाह जो अत्यधिक बारिश से पानी बहता है उससे जो जमीन कट जाती है उसको भी रोकना है। इसलिए तीनों ऑप्शन इसके उद्देश्य, इसलिए ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। पृथ्वी के 3 मंडलों में जल के आवागमन को कहते हैं। देखिए पृथ्वी के जो 3 मंडल होते हैं उसमें जल के आवागमन को कहते हैं जल चक्र। जी हाँ दोस्तों, जल चक्र पृथ्वी के आवागमन में जल के संचर को कहते हैं। बीमारी के कारण होते हैं, जो बीमार होते हैं उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। जैविक कारक होते हैं, रासायनिक कारक होते हैं, भौतिक कारक होते हैं या उपरोक्त सभी। तो बीमार होने के तीनों कारक होते हैं, अर्थात इसका जो जवाब है वो है उपरोक्त सभी। आपको बता दें जो उपरोक्त सभी जब भी आपको किसी प्रश्न में पूछा जाए उस प्रश्न को आप जरूर भली भांति पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में उसका जवाब उपरोक्त सभी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं। प्रदेश से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं। जो प्रदेश है उसको जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं। तो प्रादेशिक मार्ग, जो प्रादेशिक मार्ग होता है वो प्रदेश को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर इसको नोट करें और इसके लिए अलग से हम वीडियो लेक्चर लाएंगे, उसमें हम इमेज के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंबई में खोले गए सूती वस्त्र उद्योग कारखाने के संस्थापक हैं। मुंबई में जो सूती वस्त्र उद्योग खोला गया उसके संस्थापक कौन हैं। तो उसके संस्थापक हैं नाना भाई डाबर, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बा नाना भाई डाबर इज द करेक्ट आंसर 141वें प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूती वस्त्र के मैनचेस्टर की संज्ञा किस शहर को दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पर्यावरण का क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर, भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है। तो ये तो सबको पता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं और यहीं से सूती वस्त्र सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है, जो नाइट्रीकरण होता है इसके अंतर्गत क्या होता है। तो नाइट्रीकरण के अंतर्गत अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रश्न को आप डायरेक्टली नोट कर लीजिए और एक हैशटैग लगाकर आप अपनी डायरी में या इम्पोर्टेंट जगह पे रख लीजिए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विनाइट्रीकरण की आवश्यकता है। विनाइट्रीकरण की जो आवश्यकता है वो किस के लिए होती है? तो नाइट्रोजन चक्र के लिए विनाइट्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए अगली बहुत जल्द की वीडियो लेक्चर में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो चक्र हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं, वो सब कुछ आपको क्लियर करेंगे ताकि आपको बहुत कुछ समझ में डिटेल्ड में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का आंतरिक भाग मुख्यतः सैलों का बना हुआ। ये देखिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिमालय है उसका जो आंतरिक भाग है वो किस तरह की सैलों से बना हुआ है? तो इसका जो जवाब है वो है ग्रेनाइट। जो हिमालय का आंतरिक भाग है वो ग्रेनाइट सैलों से बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आप जरूर नोट कर लीजिएगा और रिक्वेस्ट करते इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि समस्त साथी भाइयों तक वीडियो पहुंच जाए और वो भी पढ़ाई से अपडेट हो सकें, वो भी तैयारी में हिस्सा ले सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण शिक्षा से विकास करता है। पर्यावरण जो शिक्षा है वो क्या किस बात का विकास करता है? आपकी संचेतना का विकास करता है, जागरूकता का विकास करता है, व्यावहारिकता का विकास करता है या उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण जो शिक्षा है उससे उपरोक्त तीनों अर्थात संचेतना, जागरूकता और व्यावहारिकता तीनों का विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए पर्यावरण जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ज्ञानात्मक। तो इसका भी जवाब जो है वो तीनों होगा उपरोक्त, क्योंकि पर्यावरण की जो शिक्षा है उससे तीनों पक्षों का विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण संरक्षण के अभिक्रम है। जो पर्यावरण संरक्षण उसका अभिक्रम क्या है? तो उसका जो अभिक्रम है उपरोक्त सभी, क्योंकि सरकारी संस्थान, स्वयं सेवी संस्थान, अधिनियम व कानून, तो यही इन तीनों के माध्यम से वो पर्यावरण का संरक्षण है वो संभव है। तो इसके लिए सरकारी संस्थान भी बनाए गए हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसके लिए कार्य करती हैं, उसके लिए नियम और कानून भी बनाया गया। इसके लिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण समस्या है। जो पर्यावरण संरक्षण है, क्योंकि अब लगातार बड़ी मात्रा में पर्यावरण का जो दोहन किया जा रहा है, तो वो समस्या कहाँ की है? केवल भारत की समस्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्या है, विश्व की समस्या है या चीन की समस्या है? तो देखिए ये समस्या है वो प्रत्येक पूरे विश्व के हर देश की है, इसलिए जो समस्या है ये विश्व स्तरीय समस्या, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर होगा सा विश्व की समस्या। बढ़ते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न की ओर। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच के रखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण जो है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से होगा? पर्यावरण जो संविधान है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से होगा? तो इसका जो जवाब है वो है 1972 अर्थात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया है। तो आप इस आंसर्स को जरूर नोट कर लीजिए। 42वें अनुच्छेद संशोधन के माध्यम से 1992 के माध्यम से है वो पर्यावरण संरक्षण नियम लाया गया। तो देखिए सभी साथियों भाइयों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अभी हम आपके लिए पर्यावरण के क्वेश्चंस लाए हैं, अब हम बहुत जल्द से जल्द आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चंस भी लाएंगे और बहुत जल्द से जल्द आपके लिए और हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स भी लाएंगे। आपकी कंप्लीट तैयारी है वो प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स फेस हो तो आप कमेंट करें और मैं उनका पढ़ाने के लिए स्वयं ही प्रयास करूँगा।